जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। हमारे देश का जो संविधान सभा था जिसने हमारे देश के इतने प्यारे संविधान को तैयार किया, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विषय में समझेंगे कि ये जो असेंबली थी इसमें किस तरह से फंक्शनिंग हो रही थी और कौन कौन से काम हुए। अगर आप लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग देखें तो ये चैप्टर 2 है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग कोई टॉपिक करेंगे इसके अंदर का, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चलेंगे। इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं और ये आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं, और देखते हैं फिर कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट नेचर के हैं, कुछ ईजी के, तो सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग कब उठी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने देश के संविधान के लिए, तो 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया की बात आई। किनके द्वारा? एम.एन. रॉय जी के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट तो आपको यही नोट करना है कि सबसे पहला आइडिया हु म्यूटेड द फर्स्ट आइडिया टू मेक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका आंसर होगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के विषय में जान लीजिए, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे इंडिया में। और इनके विषय में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इनका जर्नल। ये जो अखबार निकालते थे उस अखबार का नाम था वैनगार्ड। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। वैनगार्ड अखबार एम.एन. रॉय जी के द्वारा निकाला जाता था और 1937 में ये एक वीकली निकालते हैं जिसका नाम होता है इंडिपेंडेंट इंडिया। उसी के अगले साल इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में ऑफिशियली डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि हमारे देश का संविधान भारत के द्वारा ही बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये डिक्लेयर करते हैं कि जो भारत का संविधान होगा वो बिना कोई बाहरी इंटरफेरेंस के भारत के संविधान सभा के द्वारा ही एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर बनाया जाएगा। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब आपको पता है, वोटिंग देने की जो राइट होती है वो एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाती है। अब जब ये डिमांड है, जो डिमांड की गई, इसे फाइनली कब एक्सेप्ट किया गया? तो 1940 के अगस्त ऑफर में। और इसी के 2 साल बाद 1942 में जो कैबिनेट के मेंबर थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, वो भारत आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्राफ्ट प्रपोजल को लेकर के कि अब भारतीयों के द्वारा ही इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ओवर हो जाने के बाद। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग का स्टार्टिंग से ही, आप अगर कह लें 1940s के बाद से ही इनका ये कहना था कि जो 2 देश अगर बनाए जाएंगे तो फिर अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई जानी चाहिए। तो फाइनली एक कैबिनेट मिशन भारत के लिए भेजा जाता है। लेकिन आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है कि जिस बात कर रहे हैं हम, जिस कैबिनेट मिशन की, वो रिजेक्ट कर देती है 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को। वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा गया, आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन, ऑल्दो डिमांड तो की गई कि 2 कैबिनेट मिशन बनाए जाने चाहिए, बट इस आइडिया को डिक्लाइन कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। और एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्कीम की बात की गई जो समहाउ सेटिस्फाई करती हो मुस्लिम लीग को। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है अक्टूबर 1920 में किसने हु हेडेड अ ग्रुप ऑफ इंडियन गैदर्ड एट ताशकंद टू सेट अप अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी ताशकंद में लोगों को गैदर्ड किया गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एम.एन. रॉय। ओके, हमने बात की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, और ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी एम.एन. रॉय ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा सिविल सर्विसेज 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एम.एन. रॉय जी के द्वारा कौन सा अखबार निकाला जाता है, तो ये भी हमने देखा है अगेन। तो वैनगार्ड है इसका आंसर। तो ये सब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करते हैं कि हमारे देश की जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो कब कॉन्स्टिट्यूट की गई और किस स्कीम के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूट की गई। तो पहली बात ये कॉन्स्टिट्यूट की गई नवंबर 1946 में, और दूसरी बात ये कि किस स्कीम के बेसिस पे, तो कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बेसिस पे। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि किस स्कीम के बेसिस पे ये फॉर्मुलेट की गई, तो कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। यहाँ पे बात करते हैं सीट्स के कॉम्पोजिशन की। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आता है, आज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। देखिए, टोटल यहाँ पे जो सीट्स थी, सीट्स का मतलब टोटल जो सदस्य थे वो 389 थे।
ठीक है। 389 में से 296 जो है यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया से आ रहे थे और 93 मुस्लिम लीग से। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बताइए, मुस्लिम लीग से कितने सीट यहाँ पे अलॉट किए गए थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 93। टोटल सीट्स यहाँ पे कितनी थी? 389। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार, हालांकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं बट अगेन इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब 296 में 292 जो है आपके 292 थे 11 गवर्नर प्रोविंस से, और जो 4 बच गए वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। अब इसका क्या मतलब है? चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या है? तो देखिए 11 गवर्नर प्रोविंस में कौन कौन शामिल थे? मद्रास हो गए, बॉम्बे हो गए, जो बड़े बड़े आपके रीजन हैं, यूपी हो गए, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस ये। और चीफ कमिश्नर प्रोविंस की बात करें तो दिल्ली हो गए, अजमेर में मेरवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये सारे तो मतलब कैटेगरी में डिवाइडेड थे। और ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से 292 थे और यहाँ पे किस तरह से 4 देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे प्रोविज़न क्या था इलेक्शन का वो देखिए, जो प्रत्येक प्रोविंस है और जो प्राइंसली स्टेट है वो अपने प्रोपोर्शन, अपने पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बेसिस पे सीट अलॉट की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हर मिलियन पॉपुलेशन पर एक पीपल को खड़ा इलेक्ट किया जाएगा और उसके बेसिस पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग चुन करके आएंगे। और तीसरा देखिए, जो प्रत्येक ब्रिटिश प्रोविंस, जैसा कि हमने बात की ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे यानी जो ब्रिटिशर्स ने जिस एरिया को ऑक्यूपाई किया था, उसमें जो सीट अलॉट की जाएगी वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के बेसिस पे डिवाइड की जाएंगी। कौन कौन सी? मुस्लिम, सिख एंड जनरल। यहाँ पे ध्यान रखिए हिंदूज नहीं, अलग से मुस्लिम है, सिख है और जनरल है। ओके, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस बेसिस पे ब्रिटिश प्रोविंस के सीट्स को डिवाइड किया गया था। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है मुस्लिम, सिख्स और जनरल। और जनरल में कौन आएंगे? मुस्लिम और सिख के अलावा सारा कुछ जनरल के अंदर आएगा। ठीक है, ये बात अब अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और अगला देखिए, जो प्रत्येक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव की हम बात कर रहे हैं, जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रत्येक कम्युनिटी के, उसी कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की हम लोग बात कर रहे हैं। और जो वोटिंग है उसका मेथड क्या होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के मीन्स में। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या है, आपको ब्रीफ में आइडिया होना चाहिए इसके विषय में। जैसे एक जो सबसे 2 प्रचलित वोटिंग सिस्टम है, पहला है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इंडिया के संदर्भ में अगर बात करें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लोकसभा में, विधानसभा में, इन चुनाव में देखने को मिलेगा। इसका सिंपल सा फंडा है, आपको वोटिंग देनी है और वोटिंग के तहत क्या होगा, जिन्हें सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी वो यहाँ पे विजेता होंगे, भले ही उन्हें 14% सीट ही क्यों ना मिली हो। ये है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 50% + 1 वाला कॉन्सेप्ट लगता है, यानी आपको आधे से अधिक सीटें लानी पड़ेंगी। और इसे अचीव कैसे किया जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा, यानी जो सबसे लास्ट जिन्हें सबसे कम परसेंटेज वोट मिली उन्हें हटा दिया जाएगा, फिर होगा चुनाव। इस तरह से लास्ट में जब 2 कैंडिडेट बचेंगे तो किन्हीं को तो 50% से ज़्यादा मिल ही जानी है। तो इस तरह का मेथड यूज़ किया गया, जो आज के डेट में हमारे राज्यसभा में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी आप कह सकते हैं कि यही मेथड, इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्राइंसली स्टेट में कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं देखने को मिल रहा था। प्राइंसली स्टेट के जो हेड है इन्हें डायरेक्टली नॉमिनेट कर लिया जा रहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्राइंसली स्टेट के जो मेंबर है, प्राइंसली स्टेट मतलब जो राजा राजवाड़े वहाँ पे चल रहे थे, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजा देखने को मिल रहे थे, वो तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है इन्हें नॉमिनेट किया जा रहा था प्राइंसली स्टेट के हेड्स के द्वारा। ये नॉमिनेशन वाली बात आपको ध्यान रखनी है। नॉमिनेशन का मतलब होता है मनोनीत करना, राइट। 565 प्राइंसली स्टेट्स है, जिसमें से 562 ने तो तुरंत ही भारत को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया था, बट 3 यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा हमने देखा कि इलेक्शन की भी बात की जा रही है और नॉमिनेशन की भी बात की जा रही है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्सली इलेक्टेड बॉडी है, यानी कुछ इलेक्टेड मेंबर है और कुछ यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भी देखने को मिल रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिविल सर्विसेज 2022 में भी पूछा गया एक स्टेटमेंट फ्रेम करके कि केवल नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उस क्वेश्चन की भी मैंने एनालिसिस करवा दी है अपने हिस्ट्री वाले वीडियो में, जिसमें मैंने सिविल सर्विसेज 2022 के हिस्ट्री क्वेश्चन को डिस्कस किया। नाउ देखिए, इसके अलावा जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी प्रोविंशियल असेंबलीज में जो मेंबर आए हैं उनके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। और अब फाइनली ये लोग जाकर के संविधान सभा में बैठेंगे और संविधान निर्माण का कार्य करेंगे। हु देमसेल्फ, जैसा कि हमने बात कर ली कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर हैं, ये इनका जो इलेक्शन हुआ है, जो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे फ्रेंचाइज के द्वारा, हालांकि लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, बहुत कम लोगों को वोटिंग का अधिकार था, यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली में लोगों को चुना गया। अब ये जो प्रोविंशियल असेंबली के लोग हैं ये फाइनली इनडायरेक्ट
मेथड ऑफ इलेक्शन के थ्रू चुन रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, डायरेक्टली चुनाव नहीं हुआ है, ये प्रोसेस है, इसे आप समझ लेंगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फाइनली चुनाव हुआ और जैसा कि हमने बात की थी 389 सीट्स थी, जिनमें से 296 जो है यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को, यानी ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो जो प्रांत यहाँ पे रखे गए थे उनमें यहाँ पे इलेक्शन हुआ, जिसमें 296 सीट्स थे। और चुनाव कब होता है तो जुलाई अगस्त के टाइम पे होता है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसमें से 296 में से 208 सीट जीत लेती हैं, और मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पे 73 सीट्स जीती जाती हैं, और भी 15 सीटें जो बच गई वो रिमेनिंग इंडिपेंडेंट रहती हैं और स्मॉल ग्रुप्स के द्वारा जीती जाती हैं। हाउएवर द 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्राइंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे, यानी जो 93 सीट्स हैं ये फिल नहीं की गई। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो प्राइंसली स्टेट है ये डिसाइड करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो डायरेक्टली इलेक्शन की बात की जा रही है ये एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं देखी गई। हमने डायरेक्टली इलेक्शन की बात नहीं देखी, हमने देखा कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है। पहले प्रोविंशियल असेंबली के लोगों को चुना गया और ये फर्दर चुने हैं हमारे संविधान सभा के मेंबर्स को। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट नहीं देखा गया, लेकिन हर सेक्शन के लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से सीटें ही अलॉट की गई थी। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, SC ST, वुमेन, हर सेक्शन के लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिया गया है। और लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म है डेफिनेटली, वो भी हम लोग देखेंगे। और जो असेंबली है इनमें सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इंक्लूडेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। यह बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अंदर इवन सिविल सर्विसेज में भी 2 बार पूछा गया है। तो महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेटेड नहीं है और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात तो यही ध्यान में रखनी है कि एडल्ट फ्रेंचाइज यानी जो वोटिंग देने का अधिकार होता है, यानी आम जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुना गया है। हमने देखा भी आम जनता ने प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को चुना है और इन मेंबर्स ने फर्दर इन लोगों को, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना है। ये बात आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे संविधान सभा के मेंबर्स को नहीं चुना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बिगेस्ट क्रिटिसिज्म भी होगा, हम लोग देखेंगे भी। इस क्वेश्चन को देखिए, ये CDS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के बारे में कौन सी बातें सही हैं। पहला कहा जा रहा है कि जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुआ 1946 में उसके बेसिस पर चुने गए। तो हमने बात की है ऑलरेडी कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, जो प्रांतीय चुनाव हुए 1946 में, उसी के बेसिस पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना गया। बिल्कुल सही बात है ये। और दूसरा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्राइंसली स्टेट्स। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि 93 मेंबर्स जो प्राइंसली स्टेट से आए थे वो बाद में यहाँ पे ज्वाइन करना, आप कह सकते हैं ज्वाइन करते हैं कब, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के एक्सेप्ट हो जाने के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही सब छोटी मगर मोटी बातें होती हैं। कहीं आप सोचे कि नहीं प्राइंसली स्टेट्स के मेंबर थे ही नहीं, ये गलत है। हालांकि कुछ प्राइंसली स्टेट, 1 या 2 प्राइंसली स्टेट ज्वाइन नहीं किए, बाकी सबने ज्वाइन किया। और ये 1947 के बाद 1946 में जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं हम ज्वाइन नहीं करेंगे प्राइंसली स्टेट्स जो थे, लेकिन बाद में ये ज्वाइन करते हैं। तो सेकंड यहाँ पे गलत है और फर्स्ट बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। ऐसा नहीं है, इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली होगा जनता जिस हिसाब से, जैसे अगर आप देखें तो बहुत बार नॉर्थ इंडिया के पीपल्स ने अलग तरह की डिमांड की, साउथ इंडिया के पीपल्स ने अलग तरह, तो हर तरह के लोगों की, हर जगह के लोगों की बातों को सुना गया, समझा गया और उसके बेसिस पे डिसीजन दिया जा रहा था। कोई भी हेस्टी मेजर नहीं लिया जा रहा था, तभी तो हमारे संविधान को बनने में इतना वक्त लगा। तो ये बहुत अच्छी बात थी। और चौथा देखिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशन वर सॉलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक। यानी एक कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए कि सभी लोग यहाँ पे मिलजुल कर काम कर रहे हैं, पब्लिक से भी सबमिशन लिया गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए बहुत बार जनता से मुद्दों पर पूछा जाता था कि ये बात सही है या नहीं, तो फोर्थ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है और सेकेंड और थर्ड गलत है। तो सेकेंड और थर्ड को हटा देंगे ऑप्शन से हम लोग और ऑप्शन में 1 और 4 को इंक्लूड करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, 1 और 4 ओनली।
इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 2004 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है और स्टेटमेंट्स दिए गए और करेक्ट आपको बताना है, नॉट करेक्ट नहीं बताना है, करेक्ट बताना है। पहला कहा जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इलेक्ट किया गया प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा 1946 में। तो ये हमने देखा कि जुलाई अगस्त के महीने में चुनाव हुए प्रोविंशियल असेंबली में और इसी इलेक्शन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना गया। दूसरा देखिए, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड सरदार पटेल वर मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ कोर्स एट द एंड मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करती है जब दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक शुरुआत होती है। तो यहाँ पे सेकंड गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल तो ज्वाइन करते हैं ऑफ कोर्स, बट मोहम्मद अली जिन्ना नहीं। तो ये पूरे स्टेटमेंट को गलत बना देता है। तीसरा देखिए, जो पहला सेशन की बात की जा रही है यहाँ पे जनवरी 1947, ये तो गलत है, अभी हम लोग देखेंगे। 9 दिसंबर से स्टार्ट होते हैं 1946 से ही। और चौथा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो जब हमारे देश के प्रियम्बल को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि 26 नवंबर 1949 को वी अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अडॉप्ट कर लिया जा रहा है, इनेक्ट कर लिया जा रहा है हमारे संविधान को। कब? तो 26 नवंबर 1949। ओके, ये हमें पता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बात यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि एडॉप्ट की बात यहाँ पे गलत डेट दी गई है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान फोर्स में आता है, इट केम इनटू फोर्स। और वो भी सारे प्रोविजन नहीं, कुछ प्रोविजंस नहीं आते हैं, उस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है, वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए। तो बहुत ध्यान से आपको सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ऑप्शन को बिल्कुल बारीकी से। आइए वर्किंग की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बने हैं कि हमारे संविधान सभा ने किस तरह से फंक्शन किया। तो सबसे पहली बैठक कब हुई? अभी इससे हम लोग टाइमलाइन से करेंगे, अभी आपको बिल्कुल भी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। पहली जो मीटिंग है इस पर ही क्वेश्चन बन जाता है। बहुत बार स्टेट पीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे संविधान सभा में पहली बार मीटिंग कब हुई, पहली बार कब लोग बैठे। तो 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट आपको बहुत ध्यान रखना है। और जैसा कि हमने बात की, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दी मीटिंग को और सेपरेट स्टेट की मांग अगेन चल रही थी। और जो मीटिंग है अटेंड किया गया कितने मेंबर्स के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली मीटिंग को कितने मेंबर्स ने अटेंड किया। तो 211 मेंबर्स ने। ओके, और यहाँ पे फ्रेंच प्रैक्टिस एक चलती थी कि जो सबसे सीनियर मेंबर है उन्हें ही पहली बार जब असेंबली बैठती है तो उन्हें ही यहाँ पे चेयरमैन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ओल्डेस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें इलेक्ट कर लिया गया टेम्पोररी प्रेसिडेंट। टेम्पोररी प्रेसिडेंट का मतलब है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि बताइए कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वहाँ पे आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है हु वाज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो भी आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके अगले दिन यानी जब एक दिन बाद जब 11 दिसंबर को अगेन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है तो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सॉरी। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगेन यानी परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे परमानेंट प्रेसिडेंट की जब बात की जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी चुना गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ये आपको ध्यान रखना है कि एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। यानी हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगेन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि इसे कब पेश किया गया और किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। तो ये किया जाता है 13 दिसंबर को। देखिए पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी होती है 13 दिसंबर को। पहली बार हमने बात की अध्यक्ष के विषय में पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरे बार अध्यक्ष के विषय में पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे बार 13 दिसंबर को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है। तो ये तीनों टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है। और इसमें क्या बताया गया, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की फंडामेंटल्स और फिलोसॉफी पर बात की गई है कि किस तरह से हमारा संविधान की क्या कह सकते हैं आप बुनियादी ढांचा होगी, और यही आगे चल के प्रियम्बल का रूप भी लेती है। और हमें पता है प्रियम्बल में कौन कौन सी बातें लिखी गई है कि कॉन्स्टिट्यूएंट सोवरेन होगा, जनता के हाथों में आप कह सकते हैं कि सारी चीज़ें होंगी, इस तरह से बातें लिखी गई हैं। अब इस रेजोल्यूशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, इसे कब एडॉप्ट किया जाता है, तो 22 जनवरी 1947 को, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन हमारे आज के डेट का प्रियम्बल है।
इसकी हमने बात कर ही ली है कि जो प्राइंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये दूर रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ये धीरे धीरे ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। 28 अप्रैल 1947 को 6 स्टेट के प्राइंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन कर लेते हैं और असेंबली का पार्ट बन जाते हैं। इसके बाद माउंटबेटन प्लान के एक्सेप्टेंस के बाद और फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री द रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट ऑफ द अदर प्राइंसली स्टेट टुक देयर सीट इन द असेंबली, और ये अपना असेंबली को ज्वाइन कर लेते हैं। और जैसा कि हमने बात की, जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली, जो इंडियन डोमिनियन के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन डोमिनियन यानी इंडिया का जो पार्ट बना डोमिनियन के बेसिस पे कहा जा रहा था उस टाइम पे, उसके जो मेंबर्स हैं मुस्लिम लीग के वो ज्वाइन करते हैं, और पाकिस्तान वाले जो रीजन है वहाँ पे जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है जो फर्दर और भी कुछ बदलाव करता है। पहली चीज़ तो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है फुल्ली सोवरेन बॉडी है। सोवरेन का मतलब होता है सार्वभौम, यानी किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ भी नहीं करेगी, अपने अकॉर्डिंग करेगी। विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड, यानी किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकती है। अब यहाँ पे ना ही ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है ना ही किसी और देश के इन्फ्लुएंस चलेगी। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया, यानी भारत के संदर्भ में किसी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है तो उसे खत्म किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। ये पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास। हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि जो अब असेंबली है ये लेजिस्लेटिव बॉडी के जैसा भी फंक्शन करेगी, यानी इनमें 2 सेपरेट फंक्शन किए गए, अल्टरनेट डेज के बेसिस पे ये चलता था। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यहाँ पे देखिए, और 2 तरह के फंक्शन करेंगी, पहला लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में। और जब संविधान सभा के जैसे ये काम करेगी तो उस टाइम पे अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेटिव बॉडी के जैसा एक करेगी तब चेयरमैन कौन होंगे? जीवी मावलंकर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग देखेंगे भी कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा का ओरिजिन होगा तो उस टाइम पर भी हम लोग देखेंगे कि जीवी मावलंकर लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि असेंबली हमारी 2 फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह से हमारे फ्री इंडिया का फर्स्ट पार्लियामेंट कौन बनती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। और ये तो हमने बात कर ही ली, जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के जैसा एक करेगी तो राजेंद्र प्रसाद चेयर करेंगे, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी के जैसा एक करेगी तो जीवी मावलंकर चेयर करेंगे। और जैसा कि हमने बात की, मुस्लिम लीग के मेंबर्स यहाँ से हट जाते हैं, विथड्रू कर जाते हैं, तो 389 जो मेंबर थे वो घट करके कितने हो जाते हैं? 299। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्रोविंस वॉज रिड्यूस्ड। अच्छा, इसके प्रोविंस के जो स्ट्रेंथ है उसे भी घटाया जाता है, 296 से 229, और प्राइंसली स्टेट्स के स्ट्रेंथ को घटा करके 93 से 70 कर दिया जाता है। अब देखिए, अदर फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे और भी अदर फंक्शंस करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे कॉमनवेल्थ में इंडियन मेंबरशिप को रेटिफाई किया जाता है मई 1949 में। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करती है, नेशनल एंथम को अडॉप्ट करती है, और नेशनल सॉन्ग को। ये डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो नेशनल फ्लैग है इसे हमारे देश के आज़ाद होने से पहले ही, क्योंकि हमारे झंडोत्तोलन करना था आज़ादी के टाइम पे, तो आप कह सकते हैं कि 22 जुलाई 1947 को ही, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, तो इससे आप कह सकते हैं 1-1.5 महीने पहले ही नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद नेशनल एंथम की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950, यानी रिपब्लिक बनने से 2 दिन पहले ही नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जाता है। ओके, रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले। और राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को ही इलेक्ट कर लिया जाता है, अगेन यहाँ पे रिपब्लिक बनने से 2 दिन पहले। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस, ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 11 सेशन होते हैं। और टाइम पीरियड आपको तो याद ही होगा, ये 2 साल 11 महीने 18 दिन। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गोन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज, तो पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रैमसेक करके आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे अगर आप देखें तो 60 देशों के संविधान के गो थ्रू करने के बाद हमारे देश का संविधान बनाया गया है। तो बहुत डिटेल्ड है और बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को कवर किया गया है। और टोटल एक्सपेंडिचर देख सकते हैं 64 लाख इनकर्ड किया गया। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो अंतिम सेशन है ये कब हुआ, तो बहुत लोग 26 जनवरी मार्क करते हैं, नहीं, उससे 2 दिन पहले ही लास्ट सेशन हुआ है, तभी तो सारी चीज़ें आप कहते हैं कि यहाँ पे ये देखिए 24 जनवरी को ही अडॉप्ट किया जा रहा है नेशनल एंथम को, नेशनल सॉन्ग को, क्योंकि वो लास्ट डेट है संविधान सभा के मिलने का। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, 24 जनवरी 1950 को, और ये फाइनल सेशन होता है। इट हाउएवर डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट। तो ऑफ कोर्स जब तक न्यू पार्लियामेंट नहीं बनती 1951 के इलेक्शंस के बाद, तो उससे पहले तक ये फंक्शन करती है एज ए पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन को देखिए, ये CDS 2000
8 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी हमारे संविधान सभा के कौन सदस्य नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमें पता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को इन्होंने चेयर भी किया है। और दूसरा आचार्य जेबी कृपलानी, तो देखिए जेबी कृपलानी 1947 में आईएनसी कांग्रेस के कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। ओके, और इसके अलावा सुचेता कृपलानी जो कि हमारे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री किसी स्टेट की हैं, उनके हस्बैंड ये हैं। और इसके अलावा ये टीचर हैं, इसलिए आचार्य इनके साथ एसोसिएटेड है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। और तीसरा, अगर क्योंकि ये भी अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को चेयर करते हैं। और तीसरा देखिए लोकनायक जयप्रकाश, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं होते हैं। और हालांकि ये एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, 1942 का रेवोल्यूशन हो या 1970s का दशक हो, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और टोटल रेवोल्यूशन, जैसा कि हमें पता है कि टोटल रेवोल्यूशन का नारा इनके द्वारा दिया गया। और इसके बाद के एम मुंशी, तो के एम मुंशी भी अगेन पार्ट है। और अगर आप देखें तो ड्राफ्टिंग कमेटी और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ये दो इंपॉर्टेंट कमिटीज़, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी की ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं। और ये चीज़ें रटनी नहीं आपको, अगर आप कमिटीज़ वगैरह को अच्छे से समझें हैं, कमेटी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसे आप ज़रूर देखिए। कमेटी से 30 से 40 क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमिटीज़ पर। तो वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, और इसे मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसे आप ज़रूर देखिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने सब कुछ उसमें डिटेल में कवर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो ये बातें, अगर आप इसके अलावा भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो राज्यसभा टीवी, जो कि अभी संसद टीवी जिनका नाम हो चुका है, तो ये इन्होंने ऑलरेडी संविधान नाम से एपिसोड बनाया, आई थिंक 8 या 9 एपिसोड है, उससे अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये सवाल देखिए, यूँ तो ये CDS 2008 में पूछा गया, लेकिन इसके अलावा स्टेट PSCs में और इवन सिविल सर्विसेज में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और डेट भी दी गई है आपको 13 दिसंबर 1946। तो बहुत बार तो ये डेट ही पूछ ली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई नो, बट ये बहुत बार पूछा जाता है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये सिविल सर्विसेज 2002 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा हमारे संविधान सभा के जो सदस्य हैं, भारतीय संविधान को जिन्होंने ड्राफ्ट किया, वो कहाँ से आए थे? नॉमिनेट होकर आए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, नॉमिनेट गवर्नर जनरल ने कर दिया था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों नॉमिनेट करेगी जब ये सॉवरेन बॉडी है? तो गवर्नर जनरल के हाथों में पावर रहेगी तो फिर फायदा क्या हुआ? ये सब बातें नहीं है। इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंस, ये हमने देखा जो प्रोविंसेस थे वहाँ से इलेक्ट होकर के आए थे। और चौथा कहा गया इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, नहीं, ये गलत है। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी है, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, स्टेट PSCs हो या बहुत बार सिविल सर्विसेज में भी ऑप्शन के रूप में और स्टेटमेंट्स के रूप में फ्रेम किया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें CDS और NDA में भी बहुत बार पूछा जाता है। पूछा जा रहा है कि नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? तो हमने बात की थी कि आज़ादी से पहले ही एडॉप्ट कर लिया गया, ताकि आज़ादी के टाइम पे हमारे फ्लैग हो खुद का। तो ये इसका करेक्ट आंसर, अच्छा एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 1947 वाला, तो ऑप्शन से भी काफ़ी इजी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, लेकिन आपको पूरी डेट यहाँ पे याद रखनी है, 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन CDS 2016 में पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको निम्नलिखित बातें दी गई है, इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला कहा जा रहा है कि जो असेंबली है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट की गई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। ऑफकोर्स ये हमने देखा कि पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज आप कह सकते हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे चुना गया, और इन्होंने फर्दर इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत असेंबली के मेंबर्स को चुना। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हेल्ड हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं हुआ, और ये बिगेस्ट क्रिटिसिज्म है, इस पर मैंने बात भी की है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुना गया था, लेकिन अगेन ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन्हें एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा नहीं चुना गया, और ये बिगेस्ट क्रिटिसिज्म है, हम लोग देखेंगे भी। तो सेकेंड यहाँ पे गलत है। और जो स्कीम है इलेक्शन की वॉज लेट डाउन बाय कैबिनेट डेलीगेशन, यहाँ ये हमने देखा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही स्कीम को फ्रेम किया गया। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही है, सेकंड गलत है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ माउंट बेटन प्लान, बिल्कुल नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान, हमने बात की है कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी 1946 में, राइट। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ गलत है, हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1 और 3।
करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। वैसे भी अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो 2 को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो 2 ही ऑप्शन बचेंगे, तो और फिर 3 तो सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो मैंने आपको कहा था ना, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। करेक्ट डेट बताइए लास्ट मीटिंग की। तो लास्ट मीटिंग कब हुई? हमने बात की थी 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले। ओके, तो 24 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे 26 जनवरी 1950 नहीं दिया गया है, बट अगर ये दे देते तो बहुत सारे लोग सोचते कि अच्छा उस दिन रिपब्लिक होगा, उसी दिन लास्ट मीटिंग हुई होगी। नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 24 जनवरी 1950। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि फर्स्ट सेशन कब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ये आपको याद रखनी है डेट, 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन CDS 2011 का है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन, यानी प्रांतों में जो चुनाव हुए 1946 में उसके बेसिस पे संविधान सभा को चुना गया। और आगे कहा जा रहा है विद द विड्रॉवल ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट टर्न्ड आउट दैट मेजोरिटी ऑफ द असेंबली मेंबर वर ऑल्सो मेंबर ऑफ कांग्रेस। ऑफ कोर्स, तो जब मुस्लिम लीग यहाँ से विड्रॉ कर जाती है, ज़्यादातर मेंबर्स कांग्रेस के बचते हैं, तो इस बेसिस पे, इस सर्कमस्टेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे सोशल बेसिस, ब्रॉडर सोशल बेसिस देने का काम कैसे किया? क्या नॉमिनेट किया गया माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर को? ऐसा कोई नॉमिनेशन नहीं देखने को मिला। क्या नॉमिनेट किया गया इंडिपेंडेंट मेंबर को रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं देखने को मिला। तीसरा कहा जा रहा है बाय नॉमिनेटिंग इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजियस ग्रुप एंड वुमेन एंड ऑल्सो बाय टेकिंग इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइंसली स्टेट्स एंड आस्किंग फॉर रिटन सबमिशन फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। हाँ, ये बात सही है, रिटन सबमिशन लिया गया पब्लिक से और अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों को नॉमिनेट करने का भी काम किया गया, बट स्मॉल बेसिस पे। ओके, और चौथा कहा जा रहा है बाय टेकिंग इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइंसली स्टेट एंड आस्किंग फॉर रिटन सबमिशन। नहीं, प्राइंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव से क्यों पूछेंगे? करेक्ट आंसर सबसे जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लॉजिकली सोच के कर सकते हैं आसानी से आंसर। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2013 में पूछा गया है। अगेन वही पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रांतों से किस तरह का चुनाव देखने को मिला। पहला कहा जा रहा है डायरेक्टली इलेक्ट किया गया, बिल्कुल नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, हमें ये अच्छे से पता है। नॉमिनेट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्राइंसली स्टेट्स के मेंबर को नॉमिनेट किया गया था। इलेक्ट किया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, प्रांतों में ये चुनाव देखने को मिला इनडायरेक्ट इलेक्शन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। चौथा देख लेते हैं, सेलेक्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ऐसा नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2002 में भी पूछा गया है। तो वही होता है क्वेश्चन, देखिए बहुत ज़्यादा रिपीट भी करते हैं। जिसकी हमने आंसर की बात की थी, इलेक्ट किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली को वेरियस प्रोविंसेस के तहत। इस क्वेश्चन को देखिए, ये UPSC EPFO 2017 का है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला कहा जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स हु हैड बीन इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल सही बात है, हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने ये बार बार देखा है। दूसरा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सीटिंग, हाँ, 9 दिसंबर को पहली सीटिंग हुई है, बिल्कुल सही है। द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 3 कम्युनिटीज, ओके, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ओके, बिल्कुल सही है ये भी, इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया। फिर भी इसे पढ़ लेते हैं। द मेथड ऑफ सेलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को इतनी पावर फिर क्यों दी जा रही है जब ये सोवरेन बॉडी है? तो बिल्कुल गलत है डी। और सेलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंडिया, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, जनरल इस तरह की कोई नॉमिनेशन, कोई इलेक्शन की बात नहीं, इस तरह के डायरेक्ट सिलेक्शन की बात नहीं है। सिलेक्शन क्यों होगा जब यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिल रहा है? तो सिर्फ नॉमिनेशन एक जगह पे देखने को मिलता है प्राइंसली स्टेट्स में, और बाकी में इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने देखा प्रोविंसेस के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ये एक बहुत टफ और यूनिक सा क्वेश्चन था। फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, नॉमिनेटेड की बात की जा रही है, नॉमिनेटेड की बात की जा रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रैंक एंथोनी। देखिए, फ्रैंक एंथोनी एक एंग्लो इंडियन थे और इसलिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था और नॉमिनेट करके डेप्यूटी चेयरमैन बनाया गया था। ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड सोर्सेज में डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए किस बेसिस पे, कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इस क्वेश्चन को देखिए, CDS में पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सलाहकार कौन थे, एडवाइजर कौन थे? तो सलाहकार कौन थे बताइए? करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, बेनेगल नरसिंह राव हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को देखिए, CAPF में पूछा गया है।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ही पूछा जा रहा है। पहला कहा जा रहा है ये एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं थी, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहा जा रहा है डायरेक्ट इलेक्शन का रिजल्ट था, बिल्कुल नहीं, हमने देखा ये इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया है प्रोविंसेस में। तो फर्स्ट तो सही है, दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। मल्टी पार्टी इन द सेंस क्या कि अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो वहाँ क्या अलग अलग पार्टियां बनाई गई, ऐसा नहीं है, चुन करके आई, फिर वहाँ पे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट हो गए, ठीक है। वहाँ पे कोई मल्टी पार्टी देखने को नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अलग अलग तरह से कमिटीज़ बना करके काम किया है, तो ये बिल्कुल सही है। और कमिटीज़ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे कौन कौन सा करेक्ट देखा, फर्स्ट करेक्ट है, डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं है और मल्टी पार्टी बॉडी भी नहीं है, तो 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। वैसे अगर आप 1 पता कर लें कि 1 सही है और सेकेंड गलत है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं है, तो सेकेंड को अगर आप एलिमिनेट करें और अच्छा सिर्फ सेकेंड को एलिमिनेट करने से ही आंसर आ जा रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 1 और 4 ओनली। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी यूपीएससी के एग्जाम का ही है। ट्रू पूछा जा नॉट ट्रू पूछा जा रहा है हमारे संविधान के संदर्भ में, नॉट ट्रू। ओके, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये चीज़ें मिस कर देते हैं हम लोग तो फिर गलती होती है। नॉट ट्रू, पहला कहा जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमने कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इस पर बात की, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है और ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। तो फर्स्ट यहाँ पे गलत है, लेकिन हमें गलत ही बताना है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑल्सो द इंटरिम पार्लियामेंट। हाँ, हमने इसकी बात की है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंटरिम पार्लियामेंट बनती है, यानी जब तक हमारा पार्लियामेंट नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो जाता तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करती है। तो सेकंड सही है, फर्स्ट यहाँ पे गलत है। आगे देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये ऑलरेडी हमने इस पर बात की है, कमिटीज़ पर मैंने वीडियो बना रखी है और ये बहुत ईजी भी है। चेयरमैन कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो थर्ड भी बिल्कुल सही है। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एडॉप्टेड इन 1950 मेड इंडिया अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर ये 3 वर्ड नहीं थे, तो यहाँ पे ये बात गलत है अगेन, क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया है जब एडॉप्ट किया गया तो यहाँ पे सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, तो ये बात भी गलत है अगेन। तो कौन कौन से यहाँ पे गलत है, सेकंड और थर्ड आई थिंक यहाँ पे सही है और फर्स्ट और फोर्थ गलत है। तो हमसे चूंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तब हमारा आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन बी 1 और 4। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ये IES का क्वेश्चन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप फोर्थ वाले ऑप्शन को देखें तो ये अगेन सिविल सर्विस में रिपीट भी किया हुआ है। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे कि जब प्रीएम्बल को बनाया गया तो कौन कौन से वर्ड थे या नहीं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं। ये क्वेश्चन CDS 2018 का है। आई नो ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, बट सारे क्वेश्चंस कर लेने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखिए, बातें बतानी है कि कौन कौन सी सही हैं। पहला कहा जा रहा है कि ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस को शेपिंग करने में ये इंस्पायर किया। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन के हर कड़ी में ये मदद करता है और हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ध्यान रखा जा रहा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पर ही मतलब उसका कोई प्रोविजन वायलेट ना हो। दूसरा कहा जा रहा है ये रेजोल्यूशन ही नहीं था बल्कि एक डिक्लेरेशन था, एक फर्म रिजॉल्व था और एक प्लेज था। ओके, हाँ बिल्कुल सही है, ये एक तरह का प्लेज था। और तीसरा कहा जा रहा है इट प्रोवाइडेड द अंडरलाइंग फिलोसॉफी ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अंडरलाइंग फिलोसॉफी को भी ये दिखाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों ही बातें सही है। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ये रिसेंटली पूछा गया स्टेट PSC में। आपसे पूछा जा रहा है जन गण मन के हिंदी वर्जन को, ध्यान दीजिए, व्हेन द हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लास्ट मीटिंग में, लास्ट सिग्निफिकेंट मीटिंग में ये देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। ओके, और 24 जनवरी 1950 जो कि लास्ट सिग्निफिकेंट मीटिंग थी, यहाँ पे जनगण मन के हिंदी इंग्लिश हर वर्जन को अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा नेशनल एंथम के अलावा नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया, क्योंकि ये लास्ट मीटिंग थी, मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। आइए एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, इससे पहले कुछ देख लेते हैं। तो इन्फोर्समेंट की बात करें तो सम प्रोविजन जैसे सिटीजनशिप हो गए, इलेक्शन हो गए, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गई, ये सब जो बातें हैं इन्हें केम इनटू फोर्स इन 26 नवंबर 1949 इटसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्रोविजंस जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ जाते हैं, बट जो कुछ रिमेनिंग प्रोविजन और बाकी सारे प्रोविजन हैं ये 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स में आते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि किसी पार्ट
को भी, किसी प्रोविजन को भी 26 जनवरी 1950 को नहीं लागू किया गया, ये गलत है। आपको ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है ये 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी के जो प्रोविजन बच गए, जो कि मेजर पार्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। ओके, इसलिए हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा संविधान लागू हो गया था। और इसके बाद अगर आप देखें 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता है। पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था 1930 में, इसी डेट को जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, जो कि लाहौर सेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, केम इनटू फोर्स इन 26 नवंबर 1949 इटसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्रोविजंस जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ जाते हैं, बट जो कुछ रिमेनिंग प्रोविजन और बाकी सारे प्रोविजन है ये 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स में आते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि किसी पार्ट को भी, किसी प्रोविजन को भी 26 जनवरी 1950 को नहीं लागू किया गया, ये गलत है। आपको ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है ये 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी के जो प्रोविजन बच गए, जो कि मेजर पार्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। ओके, इसलिए हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा संविधान लागू हो गया था। और इसके बाद अगर आप देखें 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता है। पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था 1930 में, इसी डेट को जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, जो कि लाहौर सेशन हुआ था रावी नदी के तट पर। देखिए, ये क्वेश्चन CDS 2016 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है 26 नवंबर 1949 में कौन कौन से प्रोविजन इफेक्ट में आते हैं। तो हमने देखा ये सिटीजन आते हैं, सिटीजनशिप हो गई, इलेक्शन हो गई, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गए, फंडामेंटल राइट्स नहीं आते। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए आंसर करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि बहुत एक बार तो ऐसे एग्जाम में पूछ लिया गया था कि कौन सा आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को फोर्स में आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप ध्यान रख सकते हैं इसे काफ़ी आसानी के साथ, क्योंकि देखिए 324 वाला एक इंपॉर्टेंट हमें पता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से डील करता है। और आर्टिकल 5 से लेकर के 9 तक, जो कि सिटीजनशिप हालांकि 5 से 11 तक है, बट 5 से 9 तक जो मुख्य प्रोविजन है वो है। और यहाँ पे अगर आप देखें प्रोविजनल पार्लियामेंट, जैसा कि हमने बात की कि प्रोविजनल पार्लियामेंट जो होती है हमारी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही होती है। और टेम्पोररी और ट्रांजिशनल प्रोविजन हो गए, ये कुछ प्रोविजन है जो 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ जाते हैं। तो अब जब कभी पूछा जाता है कि हमारे संविधान को कब लागू किया गया, तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में थोड़ा एम्बिगुअस है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली देखें तो कुछ प्रोविजन को यहाँ पे लागू किया गया, लेकिन मेजर पार्ट को चूंकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा संविधान कब फोर्स में आया, तो 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें कौन कौन से पार्ट है हमने देखा, सिटीजनशिप है, इलेक्शन है और प्रोविजनल पार्लियामेंट भी हमने देखा, लेकिन फंडामेंटल राइट को 26 नवंबर 1949 को नहीं लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 1, 2 एंड 3, यानी ऑप्शन बी। ये NDA 2018 का क्वेश्चन है, इसे भी देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से प्रोविजन जो है इफेक्टिव होते हैं 26 नवंबर 1949 से। इलेक्शन है, हाँ है। सिटीजनशिप है, यस। इमरजेंसी प्रोविजन को नहीं लागू किया जाता, और क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन 352, 356 और 360 में है, वो हमने देखा, तो ये वाले आर्टिकल्स नहीं है। और जज के अपॉइंटमेंट की भी बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 ओनली होगा हमारा आंसर, 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी। आइए एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। तो असेंबली हमने बात की 2 तरीके से फंक्शन करेगी, एक बार संविधान बनाने के और दूसरा बार लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में। और दोनों के अध्यक्ष की बात की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की बात आएगी तब, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी के जैसा एक करेगी तब GV मावलंकर। और एडॉप्ट कब किया गया, हमने फ्लैग की बात की 22 जुलाई 1947 को, यानी आज़ादी से पहले। नेशनल एंथम और सॉन्ग को एक ही डेट में अडॉप्ट किया गया, जो कि लास्ट सेशन था, लास्ट मीटिंग थी, 24 जनवरी 1950। और हमने बात की फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किए गए, जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट होते हैं। और 11 सेशन हुए और 2 साल 11 महीने 18 दिन चला। लास्ट फाइनल सेशन की हमने बात की। वर्किंग की बात की जाए तो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। 211 मेंबर उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया और पाकिस्तान की डिमांड पर ये दृढ़ रहे। और 9 दिसंबर 1946 में हमने बात की पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्प्रोरी पीरियड के लिए होते हैं, केवल 2 दिनों के लिए। और 11 दिसंबर में हमने बात की परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी, यानी 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की बात करें, संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो सर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
ये टाइमलाइन की हमने बात कर ली है ऑलरेडी। 1934 में एम.एन. रॉय जी के द्वारा पहली बार आता है आइडिया, उसके बाद 1935 में कांग्रेस एक्सेप्ट करती है और 1938 में जवाहरलाल नेहरू के बिहाफ में इसे पूरे तरीके से कांग्रेस के द्वारा डिमांड कर दी जाती है और डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है अगस्त ऑफर में। ये सब हमने स्टार्टिंग में ही देखा है। और क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाता है, महात्मा गांधी इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है इसे नवंबर 1946 में गठित किया जाता है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। टोटल मेंबर्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है और कितने मेंबर्स शामिल थे और कहाँ से थे वो सब हमने डिटेल में कवर किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।